मेरा नाम राजा मुबशर है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएससी से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स को, कुछ मटेरियल को। देखा गया है कश्मीर के अंदर पीएससी के एतबार से स्टूडेंट्स को उस तरह गाइडलाइन नहीं होती। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट उस प्रॉपर वे से वर्क भी नहीं कर सकते, गाइडलाइन न होने की वजह से परफॉर्म भी उस वे से नहीं कर सकते। हालांकि जो टेस्ट आता है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, तो उस लिहाज से ज़रूरी समझा कि कुछ अपना एक्सपीरियंस डिस्कस कर लूँ। वैसे तो आप सारे लोग माशाल्लाह से मास्टर्स एमफिल होंगे, सारे लोग लाइव होंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन करने का मकसद एक है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकूँ। अब एक्सपीरियंस किस तरह का है, कैसे इंटी टेस्ट आता है, कैसे आपके पास एसएसटी का टेस्ट आएगा, कैसे पीएससी का टेस्ट आएगा या कैसे लेक्चर का टेस्ट आएगा, वो चीज़ें बच्चा आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, हमेशा याद रखें, कोई भी टेस्ट हो, चाहे पीएससी का टेस्ट हो, चाहे लेक्चर का टेस्ट हो, चाहे हेडमास्टर का टेस्ट हो, चाहे एसी का टेस्ट हो या डीसी का टेस्ट हो, आप उसी वक्त उस टेस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं कि जब सबसे पहले अपने माइंड को आप फोकस करें, कि आप पहले माइंड से ये चीज़ समझें कि आपने अब ये काम करना है। तो ऑटोमेटिकली जब आपका एक तरीके से माइंड बन जाएगा तो वो चीज़ आपके लिए और क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं एज से होकर गुजरा हूँ, वो शुरू से ही कहते हैं यार एक सीट है, एक सीट में हम कैसे होंगे। यार आपको लगने के लिए कितनी सीट चाहिए, एक ही चाहिए ना। आपको लगने के लिए 10 सीटें तो चाहिए नहीं, तो एक सीट है। तो अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक सीट है तो वो सीट मेरे लिए बनी है, इसका मतलब उस सीट में मैं ही लगूंगा। जब आप इस सोच से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके लिए बच्चा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि किताब खोल के बैठ जाते हैं, किताब खोल के बैठते हैं, कुछ एक पढ़ा थक गए, फिर प्रॉपर वे से उसमें से पढ़ना हुआ, उस लिहाज से फिर जब परफॉर्म करने की बारी होती है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ याद रखें, टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। हाँ, मुश्किल ये चीज़ होती है, हमारा माइंड मुश्किल होता है। हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उसी चीज़ को हम बुरा बना लेते हैं। बस किसी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने कहा कि एक सीट अगर लगने के लिए चाहिए तो मुझे एक ही सीट चाहिए, तो एक ही सीट मेरे लिए काफ़ी है। अगर मैं मन से होकर ये बात करूँगा, ऑटोमेटिकली इसके लिए करने के लिए मैं हार्ड वर्क भी करूँगा, ऑटोमेटिकली वो चीज़ मैं अचीव भी कर लूँगा। लेकिन अगर सपोज अगर मैं ऐसा ही सिचुएशन कर लूँ, यार 200 बंदा है, 300 बंदा है, मैं कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है जो मुझे नॉलेज आता भी होगा वहाँ पर परफॉर्म करने में मेरे लिए क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, इसी वजह से मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि जब आप ये सोच के जाते हैं कि आपने होना है, तो यकीन करें अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें परफॉर्म भी कर जाते हैं। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बता दूँ कि लेक्चर का पहला टेस्ट था, तो हाँ BSc दिया, तो वो टेस्ट ऐसा मुश्किल भी आया। तो दूसरा मेरा माइंड ये था चलो एक्सपीरियंस हो जाए, तो एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने दिया, तो जाहिर है एक्सपीरियंस करने के लिए दिया तो कैसे सिलेक्ट हो सकता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा जो मैंने टेस्ट दिया SST का, तो SST का मेरे जहन में था, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए इसमें लगना है, ऑटोमेटिकली उसमें मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। फिर अभी रिसेंटली अभी फिर मैंने लेक्चर का टेस्ट दिया है, तो फिर मेरे मन में था और कुछ हो ना हो, मैंने पहले से अच्छा परफॉर्म करना है, मैंने बेहतर परफॉर्म करना है, तो माशाल्लाह से मेरे हाईएस्ट मार्क्स भी आ गए। तो ये चीज़ इस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे माइंड की है। बाकी सब्जेक्ट आप सबको मुझसे बेहतर आता है, सब्जेक्ट में आप सबको महारत हासिल है, लेकिन यह है कि किस वे से डिस्कस करना है, वो चीज़ें क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं SST के हवाले से डिस्कस करूँगा, फिर लेक्चर के हवाले से भी डिस्कस कर लूँगा। अगर हम बात करें SST की, तो बच्चा अब जो न्यू पैटर्न आया है SST के लिए, SST के फिजिक्स में से 60 MCQs आते हैं। अब इन 60 MCQs को हम तैयार कैसे करेंगे, तो 60 MCQs SST लेवल पे अगर हम बात करें तो कोई डिफिकल्ट नहीं होते, बिल्कुल आसान आते हैं। मसलन कैसे, मसलन आप देखेंगे पेपर देंगे तो 5 से जो 10 MCQs होंगे वो होंगे किस में से बचा, 9th-10th में से। 5 से 10 MCQ, मिनिमम 5, 9th-10th में से आएंगे। 9th-10th की फिजिक्स बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होते हैं, छोटी छोटी बातें, किसी की यूनिट पूछी गई होगी, किसी की रिजल्टेंस पूछी गई होगी, किसी की फिजिकल सिग्नेचर पूछी होगी, सिंपल छोटी छोटी बातें पूछी होगी 9th-10th की फिजिक्स। फिर बच्चा जी जो होंगे कम 20 से 25 जो MCQs होंगे वो आपके पास क्या होंगे, FSC। बाकी से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। मैक्सिमम जो SST का पोर्शन होता है वो FSC को ही टच किया जाता है। FSC में से होंगे, FSC में से कुछ तो बहुत आसान आएंगे, बल्कि मैक्सिमम ज़्यादातर आसान में आते हैं। हमने प्रिपरेशन नहीं की होती, उस वजह से हम नहीं करते। कुछ तो बहुत आसान आएंगे और कुछ थोड़े बहुत टेक्निकल होंगे। वो टेक्निकल ही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करें, कैसे हमने उसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे उनको, वही चीज़ डिस्कस करने के लिए आज का लेक्चर ले जा रहा है। फिर FSC के बाद फिर इसी तरीके से उत्तर 15 तक जो होंगे
10 से 15 वो आ जाएंगे बीएससी से, बीएससी फिर 5 से 10 जो आ जाएंगे बच्चा क्या आ जाएंगे एमएससी से। ये किसके लिए बात हो रही है पुत्र? ये बात हो रही है एसएसटी टेस्ट के लिए। अब एसएसटी के लेवल पे तो ऐसा ही टेस्ट आता है, लेकिन अगर लेक्चर की बात करें तो लेक्चर की बात करें तो पीएससी के पास पेपर आप उठा के देखें तो अब लेक्चर के पेपर में ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टी रहती है। मतलब मैं 2-3 साल पहले का जो पेपर हुआ था उसमें सारा उन्होंने उठा कर दे दिया था, एमएमपी में से सारा पेपर आ गया था। एमएमपी भी हाई लेवल की थी जो मतलब 2-3 साल करे फिर भी नहीं होते, सारे न्यूमेरिकल आ गए। फिर उसे नेक्स्ट में दिया सारा पार्टिकल फिजिक्स में से उठा के दे दिया, ये लेक्चर की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद अभी जो रिजल्ट ने लिया ये कुछ बेहतर था, लेकिन फिर एमसीक्यू की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, रिपीट हुए थे एमसीक्यू। तो एक ड्रॉबैक है कि हमारे पीएससी में कि पेपर की सिलेक्शन उतनी अच्छी नहीं होती, एमसीक्यूज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, या सिलेबस डिफाइन नहीं होता। अब सिलेबस वो के डिफाइन है या नहीं है हमने तो तैयार करना है। लेकिन एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में जो है एफएससी मैक्सिमम बीएससी तक आते हैं, लेकिन हम एमएससी कोशिश करेंगे कि एमएससी तक भी इसको क्या करें, स्टार्ट करें। अब लेक्चर कार्ड करने का मेरा मकसद ये था कि एक तो एक्सपीरियंस शेयर करूँ, दूसरा मैं कम को 5 से 6 या 10 लेक्चर ऐसे कर दूँ कि कुछ ना कुछ जो मेरे पास है वो आप शेयर करें, जो आपके पास होगा मुझसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी भी आपके साथ आ जाएगी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जैसा कि मैंने ये मार्क्स की डिटेल आपसे डिस्कस कर ली है, तो कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले आपने ये करना है तैयारी करते हुए। सबसे पहली बात मैंने कहा ना कि सबसे पहले प्री प्लान होंगे तब भी आप कामयाब होंगे। तैयारी करने के लिए सबसे पहले फोकस आप रखें। 9th-10th एफएससी आती होती है, एफएससी मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिर एफएससी के बाद आ जाए बीएससी पे और फिर किस पे आ जाए एमएससी पे। अब कोर कोर्सेज कौन कौन से हैं बच्चा? तो कोर कोर्सेज में देखें तो आप डिस्कस करेंगे, एफएससी तो करेंगे ही आप, जाहिर सी बात है, एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फिर सेकंड जो आपके पास बीएससी में से आपने क्या पढ़ना है, बीएससी में से आपने पढ़ना है सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे तो वो तो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में देखेंगे, इसके थोड़े यूज देख लेंगे, इतना हाई लेवल का नहीं होता, आसान आता है। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद आप देख लेंगे बच्चा थर्मोडायनामिक्स देख लेंगे, इसमें से भी 1 से 2 एमसीक्यूज आ जाते हैं बच्चा। फिर थर्मोडायनामिक्स के बाद आप देख लेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे करेंगे आप, इसमें डेरिवेशन ही करनी है आपने, जस्ट फाइनल रिजल्ट देख लेंगे। हाँ डेरिवेशन आपको ग्रिप होनी चाहिए उसकी, लेकिन ये है कि जस्ट आपने क्या करना है कि जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो आपको होने चाहिए। क्योंकि पेपर आप पिछले देखेंगे, मैं पेपर भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। पेपर देखें तो उर्दू स्टेटमेंट आपको पूछी गई है, पूछा गया इलेक्ट्रिसिटी इन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर क्या होती है, जस्ट ये चीज़ें पूछी गई। तो वो रिलेशन आपको बताओ तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और न्यूमेरिकल भी अगर उसमें से बहुत ये होता है, न्यूमेरिकल कानून उस तरह एसएसटी के पेपर में बहुत कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। फिर ये करने के बाद आप देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि हम इंशाल्लाह कोशिश होगी ये सारी चीज़ें। अब जारी बात है पूरी बुक डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर सकता, जो एमसीक्यूज होंगे वो बंदा थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेगा, चलो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, वे पता चल जाएगा किस में से मॉडर्न फिजिक्स। फिर मॉडर्न फिजिक्स के बाद आप डिस्कस कर लेंगे एटॉमिक फिजिक्स को, एटॉमिक के बाद आ जाएंगे किस पे आप, क्वांटम, ये बीएससी और एमएससी में से क्वांटम फिजिक्स। और फिर एमएससी में से आप देख लेंगे एमएमपी को। अब एमएमपी ये अगर आप कोर्सेज देख लें, हम मैं कोशिश होगी कि इसकी चीज़ें डिस्कस भी करूँगा इन सारे सब्जेक्ट की। ये देख लें तो चाहे जो मर्जी टेस्ट हो, एसएसटी हो, चाहे लेक्चर का टेस्ट हो, चाहे 18 स्केल का टेस्ट हो, चाहे यूनिवर्सिटी में लेक्चर का टेस्ट हो, तो आपके लिए कोई भी टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। अब करना क्या है, इसको तैयार कैसे करना है, उसको तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे और ये जहन में सोच के बैठेंगे, अपने आप को मोटिवेट रखेंगे कि इंशाल्लाह मैंने लगना है और कोई लग ही नहीं सकता। जब आप ये सोच के करेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो मोटिवेशन मिलती रहेगी खुद से ही, और आप काम करना स्टार्ट कर लेंगे। बेसिक ग्रो थ्रू होना है, आपने किस तरह पेपर करना है, मैं टेस्ट भी आप लोग में गालबन हो गया होगा, वो भी मुझसे आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये चीज़ें भी आपने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले एफएससी पे, बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर वो कुछ टेक्निकल चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। मसलन आपको आएंगे कम अज़ कम 1 से 2 एमसीक्यूज यूनिट के एतबार से। उसमें पूछा जाएगा सपोज कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है। तो सरफेस टेंशन की बात करें, सपोज आपसे पूछा गया है, मैंने कहा ना जैसे सिंपल आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है, तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। अब इसी में से पूछा जाए
कि सरफेस टेंशन की यूनिट किसके साथ रिजेंबल करती है, तो सरफेस टेंशन की यूनिट किसके साथ रिजेंबल करती है बच्चा, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ। बस अभी मैंने कहा मैं आर्कम की चीजों को डिस्कस करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैं जस्ट आइडिया दूंगा, उसी आइडिया के एतबार से आपने करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको आइडिया दिया, मैंने कहा सपोज आपके पास एमसीक्यू आया है कि सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे न्यूटन पर मीटर। फिर यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन रिजेंबल विद, तो किसके साथ रिजेंबल करती है, कोलोन कांस्टेंट के साथ रिजेंबल करती है। फिर इसी तरीके से यही से वो पूछ ले आपके पास, मैं इसी चीज को डिस्कस कर रहा हूँ, वही से यही से पूछ ले कि स्प्रिंग कांस्टेंट किस में आता है बच्चा, हुक्स लॉ में। किसमें आ रहा है, हुक्स लॉ में स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है। तो हुक्स लॉ में स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है, देन ग्राफ आर हुक्स लॉ इज, हुक्स लॉ का ग्राफ क्या है, तो देखें f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो हुक्स लॉ का ग्राफ कैसे आ जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। मतलब ये क्या बता रहा है कि आपके पास सपोज ये x है, ये आपके पास क्या है, f है। तो जब f आपके पास पॉजिटिव होगा, f क्या होगा, पॉजिटिव, उस वक्त x क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। मतलब ये f सपोज पॉजिटिव है, x क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ये। अब फिर अगर x पॉजिटिव होगा तो f क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरह का जो ग्राफ होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट कर लेगा। तो देखिए मैं अभी एक ही चीज को डिस्कस किया हमने, सरफेस टेंशन, फिर सरफेस टेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने कहा ये देखिए ये ग्राफ जो है स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या, ये इस तरह का ग्राफ बना होगा, आपने वहां से क्या करना होगा, टिक करना होगा। आप ग्राफ की रिहर्सल भी कर लेंगे, मुझसे डिस्कस कर लेंगे, ये तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, जाहिर बात है यहाँ पर आप मुझसे तरफ कुछ भी नहीं सकते, कंटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा ग्राफ किस तरीके से आ सकता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे है या डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ कैसे है, ये कैसे बना, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जितना आप डिस्कस करेंगे उतना सीखेंगे। वक्त आपके पास बहुत कम है, लेकिन उस वक्त को यूटिलाइज करेंगे। मैं समझता हूँ कि बंदे की अगर दिन बननी है तो 1 सेकंड उसके पास बहुत काफी होता है, जस्ट सोच बदलने का टाइम है। सोच बदल गई, इंसान बदल गया तो सारी चीजें क्या होगी, आसान होगी। तो सोच ही तो यहाँ पर बदलनी है हमने। फिर ये मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट की अभी बात की, फिर मैं यूनिट की बात करता हूँ। मैं यूनिट कोई कि ही कम 10 से 12 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा बच्चा जी। फिर पूछा जाए सपोज कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 9th क्लास से पूछा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की यूनिट क्या है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ आपके पास फ्यूजन की यूनिट है बच्चा L इज इक्वल टू Q बाय M। 9th क्लास से डिस्कस कर रहा हूं। यूनिट इसकी क्या है बच्चा, जूल पर केजी। यूनिट क्या है, जूल पर केजी। अब इसी से कहा जाए कि यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिजेंबल विद, किसके साथ रिजेंबल करती है, तो ये जो रिजेंबल करती है ये बच्चा एब्जॉर्ब डोज के साथ रिजेंबल करती है। यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि लेटेंट हीट ऑफ आपके पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ आपके पास वेपराइजेशन की यूनिट किसके साथ रिजेंबल करती है, एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज क्या होता है, वो होता है एनर्जी पर यूनिट मास, और इसकी यूनिट भी बच्चा क्या होती है, जूल पर केजी। तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल पर केजी। तो देखें कि आपके पास ये देखें रिजेंबलेंस आपको लाजमी आनी चाहिए। फिर इसी को थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड ईयर में बच्चा ये, अगर मैं यूनिट को डिस्कस करूँ, यूनिट क्या पर आज डिस्कस करूंगा, 9th 10th में से भी, एफएससी में से भी, फिर बीएससी में भी कोई यूनिट होगा वो भी क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। फिर आस्ते आस्ते मैं यूनिट 2 पे आऊंगा, इस पे आऊंगा, लेकिन पहले मैं जनरल चीजों को क्या कर रहा हूँ बच्चा जी, डिस्कस कर रहा हूँ। आप देखें यहाँ से, फिर ये तो आपके पास एब्जॉर्ब डोज है, इसकी यूनिट की बात करें तो उसकी और यूनिट क्या है, ग्रे है। आप कौन से टाइप मिलेंगे, ग्रे है। और ग्रे किसके इक्वल होता है बच्चा, जूल पर केजी के इक्वल। ग्रे किसके इक्वल है, जूल पर केजी। और इसकी और यूनिट की बात करें तो वो क्या है, रैड, और 1 रैड इज इक्वल टू 0.01 ग्रे, और 1 रैड क्या होता है, 0.01 ग्रे के इक्वल। अब पहली बात है ये रिलेशन याद हो, वो पूरा रटा मारा हुआ आपने। अब ये रिलेशन जब याद होगा तो जरूरी तो नहीं है वो रिलेशन पूछा जाए, यूं पूछा जा सकता है आपसे, ये एमसीक्यू सॉल्व करके मुझे भेजने भी आप लोगों ने, तो यूं पूछा जा सकता है, देयर इज अ डोज रेट ऑफ 100 ग्रे, हाउ मेनी रैड आर प्रेजेंट, कि डोज रेट 100 ग्रे क्या है तो उसमें रैड कितने प्रेजेंट है। या यूं क्वेश्चन में क्या लेता हूं कि आपके पास सपोज 100 रैड है तो उसमें ग्रे कितने होंगे, ये सॉल्व करने, ये टेक्निक सॉल्व करेंगे तो तब वहां पर होंगे, वरना वहां पर इतना प्रेशर होता है बच्चा जी, तो प्रेशर की वजह से बंदा बहुत सारी चीजें आती होती हैं वो गलत कर लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा टेस्ट, आपसे वो वाले एमसीक्यूज रॉन्ग हुए होंगे जो आपको आते थे, और घर जाकर आपने अफसोस किया भाई यार ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे करना चाहिए था क्योंकि ये तो बहुत आसान था, ये गलत हो, क्यों गलत हुआ, माइंड प्रिपेयर नहीं था। माइंड प्रिपेयर ना होने की वजह से उस तरीके से हम परफॉर्म नहीं कर सके जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो लेक्चर देने का मकसद या आप जो ले लेंगे सारा माइंड प्रिपेयर हो रहा है आपका, और किस वे से करना है, इसी वे से हमने क्या करना है, डिस्कस करना है।
फिर ये तो मैंने किसको डिस्कस किया, लेकिन ईटा में ट्रांजिशन यूनिट को ही डिस्कस कर रहा हूँ। फिर अगर आप देखें बच्चा कि मैं यूनिट को डिस्कस करता हूँ, कहता है जो प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट है रिजेम्बलेंस को डिस्कस करता हूँ। यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पूछा जाए सबसे पहले, कांस्टेंट प्लांक्स कांस्टेंट सबको आता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी एक दफा आया था टेस्ट में कि क्या है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। तो यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट रिजेम्बल विद, प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट किसके साथ रिजेम्बल करती है, तो ये एंगुलर मोमेंटम के साथ रिजेम्बल करती है। लिख लेना है आपने, मुझसे डिस्कस कर लेना है। फिर अगर हम मजीद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मजीद अगर यूनिट की बात करें तो हम कहते हैं मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स की हम कहते हैं मैथ्स की डिफरेंट यूनिट्स है। सपोज हम कहते हैं मैथ्स को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी में मेजर कर रहे हैं, मैथ्स को हम ग्राम में मेजर कर रहे हैं, मैथ्स को हम मिलीग्राम में मेजर कर रहे हैं, मैथ्स को हम पाउंड में क्या कर रहे हैं बच्चा मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी क्या है मैथ्स की यूनिट है। और आपको ये आना चाहिए कन्वर्जन कि पाउंड को केजी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ग्राम से मिलीग्राम में कैसे जाएंगे, ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए। फिर मैं अगर बात करूं लेंथ की बात करूं, लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ की आपके यूनिट क्या है, मीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के बाद क्या लेंथ की यूनिट यार्ड भी है, लेंथ की यूनिट फीट भी है, लेंथ की यूनिट क्या है सेंटीमीटर भी है। तो ये सारी आपको इनके रिलेशन भी बचा के आने चाहिए क्योंकि सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, जस्ट इनसे गो थ्रू होना है। बस आपसे पूछा जाए, ये मैं जब बोल रहा हूँ ये साल करके मुझे भेजना भी है। सपोज पूछा जाए हाउ मेनी यार्ड्स आर प्रेजेंट इन 100 मीटर, कि 100 मीटर में कितने यार्ड प्रेजेंट है, या हाउ मेनी सेंटीमीटर आर प्रेजेंट इन 10 यार्ड्स, कितने सेंटीमीटर प्रेजेंट है 10 यार्ड्स के अंदर। तो ये कितने प्रेजेंट है, ये चीजें आपको क्या आनी चाहिए बच्चा जी, आनी चाहिए यूनिट्स के एतबार से। ये यूनिट की कन्वर्जन आनी चाहिए क्योंकि ये यूनिट्स होंगी तो सारी चीजें आप क्या करेंगे, इसको करेंगे। अब सबसे पहला काम आपने करना क्या है बच्चों, करना ये है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, दिन आपके पास काम है, सबसे पहले आप काम ये करेंगे जैसा कि मैंने कहा कि एक दो सीक्रेट होंगे यूनिट के एतबार से। तो सबसे पहले आप काम ये करेंगे एफएससी के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज, जाहिर बात है मैंने अभी कहा कि हर एक चीज़ तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली बात है। आइडिया दूंगा जिस बेस से आपने करना है, हाँ मुझे रिपोर्ट देते रहेंगे, मुझे रिपोर्ट देने का फायदा ये होगा आपके जहन में होगा हाँ हमने काम करना है, वरना हम बहुत काम चोर हैं। वैसे मेंटली हाथ से बहुत काम किए लेकिन करते काम नहीं है, हम कहते हैं बस ठीक है कोई हलवा बना हुआ हम खा लें। सबसे पहले आपने यूनिट हर एक क्वांटिटी के लिख लें, हर एक, चाहे वो एफएससी में है, बीएससी में है। यूनिट लिखने के बाद कन्वर्जन, जैसा कि अभी मैंने कुछ थोड़ी बहुत एग्जांपल दी, ग्रे को किस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर मैंने एग्जांपल दी, सपोज आपके पास मैथ्स है, पाउंड में केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन, ये कन्वर्जन पॉइंट लेने, ये अक्सर ही पूछा, हाँ पिछली बार में सीक्वेंस आया हुआ था कि एक one LB किसके इक्वल है। तो वही सारी चीज़ें बच्चा जी आपने देख लेनी है क्योंकि अक्सर एक दो सीक्वेंस ऐसे आते हैं जो यूनिट के एतबार से होते हैं। फिर मीटर को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, कम पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना साहब, उनके जो बेसिक यूनिट्स है उनकी कन्वर्जन कैसे होती है। मसलन हम जाते हैं टेस्ला से गाज में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, हमें पता है जैसे कि 1 टेस्ला = 10⁻⁻⁴ गाज के इक्वल है, तो उसकी कन्वर्जन कैसे है, ये सारी आपने उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करना है, सारे जितने भी एफएससी बीएससी में से जो आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यूज है और उनके यूनिट्स को क्या कर लेना है, लिख लेना है, ताकि आपको वो चीज़ क्या चीज़ रहे, मेमोराइज रहे। मैं तो जहाँ कुछ डिस्कस करूँगा कुछ टेक्निकल वे से डिस्कस करूँगा। सपोज मैं कहता हूँ व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, ये स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट क्या है, ये एमसीक्यू लाया हुआ है। अब हमें यही ना पता हो कि स्टीफन लॉ क्या है तो हम कैसे बता सकते हैं स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट। तो सेकेंड ईयर के अंदर मैं वैसे सारा कोर्स थ्रू आउट डिस्कस करूँगा, अब मैं जस्ट यूनिट को डिस्कस कर रहा हूँ। ये बात याद रखेंगे कि सपोज स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट के बारे में पूछा गया। अब जाहिर सी बात है स्टीफन लॉ से हम गो थ्रू होंगे ताकि हम स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट के बारे में बताएंगे। तो स्टीफन लॉ है सेकंड के अंदर है, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे भी। यहाँ पे जस्ट मैं कहता हूँ स्टीफन लॉ ये है कि जो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर पावर 4, कि जो एनर्जी इमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पावर 4 के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनल आए तो क्या आएगा, कांस्टेंट। सो E = क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा T की पावर 4। अब ये सिग्मा जो है ना ये क्या है आपके पास, क्या है स्टीफन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा = 6। आपके पास अगर हम बात करें कि आप सिग्मा की, तो सिग्मा की वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। सिग्मा की क्या होनी चाहिए बच्चा, वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में 6.87 × 10 की पावर -8 है, शायद गलत भी हो, 8.76 है, इस तरह ये देख लेनी है वीडियोस आपने। यूनिट्स की मैं बात कर रहा था, यूनिट्स की क्या है, वाट
पर मीटर स्क्वायर के पावर -4। तो ये किसकी यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ बच्चा, जो स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट की बात कर रहा हूँ। फिर इसी में से यहीं से पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ वीएन कांस्टेंट, कि वीएन कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो वीएन कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो वीएन कांस्टेंट की यूनिट जो है वो क्या है, मीटर केल्विन है। वीएन कांस्टेंट की यूनिट क्या है, मीटर केल्विन। और इसकी वैल्यू क्या है वीएन कांस्टेंट की, कार्बन है 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 है, 2.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। क्या है ये लास्ट, ये तो मैं डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं जस्ट यूनिट को देख रहा हूँ, इस वजह से लास्ट पे में नहीं आ रहा। अब फिर पूछा जाए प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या है, वो भी आपको पता है। उस कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे वो पता होना चाहिए, और स्ट्रेसनेस पे डिपेंड कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स की चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फिर मजीद में अभी यूनिट्स को बच्चा क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, देखेंगे। अजान भी हो रही है, बस ये थोड़ा सा और यूनिट्स को डिस्कस करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करूंगा। अब देखिए मैंने कुछ सीधा यूनिट्स को क्या किया, डिस्कस किया। अब यूनिट्स के बाद की हम अगर आप बात करें तो फिर आ जाएगा क्या आपके पास, ये यूनिट्स को डिस्कस किया, फिर आ जाएंगे एंगल्स, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज आ गए, लेंथ, मास, टाइम, मैंने कन्वर्जन भी बता दी। फिर आपको पता है ड्राइव क्वांटिटीज जो से ड्राइव होती है, आप उससे बेहतर जानते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन सी सप्लीमेंट्री में, रेडियन और स्ट्रे रेडियन क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। रेडियन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर लेक्चर भी एंड करेंगे। ये चीज़ें आप नोट करनी है और मुझसे डिस्कस भी करनी है। रेडियन की बात करें तो रेडियन क्या है, सबसे पहले मैं बात करूं 2 डायमेंशनल एंगल है। रेडियन क्या है बच्चा, 2 डायमेंशनल एंगल। और रेडियन की बात करें तो रेडियन क्या है, एंगल फॉर सर्कल है। 2 डायमेंशन से मुराद क्या है, तो जो सर्कल के लिए एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन का नाम देते हैं। फिर अगर मजीद हम बात करें तो हम कहते हैं, रेडियन की बात करें तो रेडियन कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि 2 डायमेंशनल एंगल आ गया, प्लेन एंगल आ गया, या हम कहते हैं हमारे पास क्या एंगल ऑफ सर्कल आ गया, तो ये क्या है, रेडियन। मतलब ये एक ही एमसीक्यू तीनों वे से आपसे क्या किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। ये रेडियन की बात हो रही है। अब फिर देखें, फिर हमें रेडियन निकाल कैसे सकते हैं। जैसे कि आप लो लेवल पे आप पढ़ा भी रहे होंगे, तो लो लेवल पे देखें तो L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर, दैट इज इक्वल टू L बाय आर। तो ये यहाँ से हम सिंपल क्या कर सकते हैं, रेडियन की वैल्यू को क्या कर सकते हैं बच्चा जी, निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ से हम रेडियन की वैल्यू को निकाल लेंगे, और हम कहते हैं रेडियन होता क्या है कि सपोज कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो सर्कल की आर का नाम जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। उस वक्त जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। अब वो तो एंगल आपके पास क्या आ गया, 1 रेडियन आ गया। ये रेडियन के एतबार से मैंने कुछ चीजें क्या की है पुत्र जी, डिस्कस कर ली है। अब आ जाते हैं स्टे रेडियन पे। अब रेडियन मैंने कहा सर्कल के लिए, जैसा कि प्लेन एंगल का, 2 डायमेंशन एंगल का बताया कि कैसे मेजर होता है। अब आपने करना क्या है, ये मुझसे भी डिस्कस भी करेंगे। रेडियन के दरबार से एमसीक्यूज करने, कैसे सपोज कहीं पे लेंथ दी हुई है, आर दिया हुआ है, थीटा फाइंड करना है, कैसे करेंगे। फिर आपके पास जो 10th में आप देखें तो डिग्री मिनट्स है, डिग्री मिनट्स को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वो करने में मुझसे डिस्कस करेंगे। नहीं होंगे तो मुझसे डिस्कस करेंगे, सारी बात है, मैं आइडिया दे रहा हूँ। अगर नहीं आता तो मुझसे डिस्कस करेंगे, तो वो वहां से आप क्या कर लेंगे, कर लेंगे। फिर अगर मैं बात करूं स्टे रेडियन की, स्टे रेडियन की, तो स्टे रेडियन की बात करें तो पहली बात है स्टे रेडियन क्या है, स्टे रेडियन इज एंगल फॉर स्फीयर। मैं डेफिनेशन पे नहीं आता, स्टे रेडियन क्या है, स्फीयर के लिए एंगल है। फिर स्टे रेडियन की बात करें तो स्टे रेडियन इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। कि स्टे रेडियन बच्चा आपके पास कौन सा एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है। फिर मैं बात करूं स्टे रेडियन की, तो स्टे रेडियन आल्सो नोन एज सॉलिड एंगल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि सॉलिड एंगल इज, तो आप बोलेंगे स्टे रेडियन। जो सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट फॉर, सॉलिड एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। फिर 3 डायमेंशनल एंगल किसके लिए होता है, सॉलिड एंगल होता है, या क्या होता है, स्टे रेडियन। और स्टे रेडियन को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, तो सपोज कोई पार्टी है वो मूव कर रही है स्फीयर के नाम, स्फीयर क्या है, कोई बॉडी किसका नाम मूव कर रही है, स्फीयर के नाम। और स्फीयर के नाम बॉडी मूव करते हुए, स्फीयर के नाम जो बॉडी एरिया कवर कर रही है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल है, तो इस वक्त जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, स्टे रेडियन कहलाएगा। मतलब इसको अगर हम डिफाइन करें तो थीटा इज इक्वल टू, यूं कह लेंगे बच्चा, a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मतलब आपको पता होना चाहिए एरिया फॉर स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो a थीटा इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, r स्क्वायर से कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई। तो सॉलिड एंगल, द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल कितनी है, 4 पाई है।
वैल्यू ऑफ साइड एंगल 4 पाई। या आपको कहीं एरिया दिया गया है, रेडियस ऑफ स्फीयर कहा गया है कि स्ट्रेट रेडियन फाइंड करें, तो वहां से आप क्या कर लेंगे, स्ट्रेट रेडियन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अभी तक के लिए यूनिट्स के पोर्शन को हमने डिस्कस किया है, मैं जैसे कि आपको कहा उसी बेस से आप करेंगे, फिर मुझसे क्या करेंगे बच्चा डिस्कस करेंगे, थोड़ी गाइडलाइंस दी है, फिर यूनिट्स के बाद आगे मजीद मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, कमेंट लाजमी करेंगे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।